नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज़, जिसमें हम आर्मी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट MCQs को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का छठा पार्ट होगा। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम जीके के 30 इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपको जनरल नॉलेज के और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन होता है? तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यही क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा पूछता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का इस्तेमाल होता है, तो भी आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो भी आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु किससे प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा बॉक्साइट। या फिर कौन से उद्योग में कच्चे माल के तौर पर बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है, तो वो होगा एल्यूमिनियम उद्योग। तो इन दोनों को आपने याद करना है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसको हमने पहले भी देखा है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? तो लेप्रोस्कोपी ये आपके प्रसूति शास्त्र यानी गायनोलॉजिकल ऑपरेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रसूति शास्त्र से जुड़ा हुआ है लेप्रोस्कोपी, इसको आपने याद करना है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो देखिए, पदार्थ की हम जानते हैं तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। इसके अलावा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। और पांचवी अवस्था की बात करें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। तो पांच मुख्य अवस्था है जो आपको याद करना है। तीन तो यही होती है नॉर्मल, चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, अगला है हमारा, गाय का दूध किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो गाय के दूध में विटामिन बी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला है, टाइफाइड बीमारी कहां होती है? तो जो टाइफाइड होता है ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, ये यहां पर पूछा गया है। टाइफाइड के द्वारा हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, ये अंग प्रभावित होता है। कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे टाइफाइड हमारी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हैजा होता है, ठीक है, हैजा भी हमारी आंत को प्रभावित करता है। टिटनेस जो होता है, टिटनेस रोग, वो हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम टीबी की बात करें, क्षय रोग की बात करें, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्लेग की बात करें, ये भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया ये भी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, ये भी आपने याद करना है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो जो लार होता है हमारे मुंह से जो लार निकलती है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। और ये टाइलिन नामक जो एंजाइम है, ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कम दर्शिता की वजह क्या है? यानी कि शॉर्ट साइटनेस जो होती है किसकी वजह से होती है? ये होती है इलॉन्गेशन ऑफ आईबोल्स, यानी कि नेत्र गोलक अगर हमारा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमें कम दर्शिता रोग हो जाता है। अगला है, पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा? देखिए, पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ये 4 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जब मान लीजिए पानी अभी 0 डिग्री टेम्परेचर पर है, जब हम पानी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसके बाद डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसको आपने याद करना है। पानी की घनत्व मैक्सिमम कहां पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको ऐसे में समझते हुए चलिए। मान लीजिए दो लिक्विड है हमारे पास, एक नॉर्मल लिक्विड है और एक हमारे पास पानी है। जो सारे तरल पदार्थ होते हैं, जो सारे लिक्विड होते हैं, उनको आप जैसे जैसे गर्म करोगे, यानी कि जीरो से जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, उनकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। पानी की डेंसिटी शुरुआत में कम नहीं होती, 4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद वो नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री के बाद गिरना शुरू होती है, 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? तो हवा के माध्यम से फैलता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, क्षय रोग हम जिसको कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा ओजोन हमें किस से बचाती है? तो देखिए, ओजोन जो परत होती है ये हमें जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे बचाती हैं। तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो इसकी मोटाई मापने की इकाई होती है डॉप्सन, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। तो जो हमारे हवाई विमान होते हैं, इनमें किस ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल होता है? केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? तो पटाखे जलाते समय जो हमें हरा रंग दिखाई देता है वह बेरियम की वजह से होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है हमारा, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है। 1206 में इसकी स्थापना होती है और पहला वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश खत्म होता है 1290 में और 1290 में एक नया वंश आता है खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश किसके बाद आया था? गुलाम वंश के बाद। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। खिलजी वंश की बात करें तो इसने 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, ठीक है। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे फेमस राजा था। यह 1296 में बनता है, 1316 तक रहता है। नेक्स्ट है हमारा, जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? यानी कि जोग जलप्रपात ये आपके कौन सी नदी पर है? ये आपके शरावती नदी पर है। और अगर राज्य पूछेगा तो ये आपके कर्नाटक में आता है, ठीक है। अगला है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बड़े पैमाने पर भारत में 2 ही बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, बड़े पैमाने पर, ठीक है। एक बार हुआ था 1969 में और एक बार 1980 में। 1969 में 14 बैंकों का किया गया, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमसे 69 का पूछा है, आंसर कर देंगे ऑप्शन बी। इन दोनों को भी याद करना है, कब कितने बैंकों का किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के चुनाव कितने साल में होते हैं? देखिए, यानी कि यहां पर यह पूछा है एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कितने सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं राज्यसभा के? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय टीम ने ओलंपिक खेलों में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो इंडिया की टीम ने, इंडिया के दल ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1920 में। भारत की तरफ से अपना जो पहला दल भेजा गया था वो 1920 के ओलंपिक में भेजा गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह बना था 1956 में, ठीक है। और यह आपके मुंबई में स्थित है और इसका नाम है अप्सरा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर हम कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा अगर हम खो खो की बात करें, खो खो के भी पूछ लेता है, इसमें एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में भी एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इनमें 11-11 होते हैं, सब जानते हैं। आपसे इन खेलों के पूछे जाते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में।
तो कबड्डी में 7 होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं। इसके अलावा 2 खेल और हैं जिसमें 7-7 होते हैं, एक होता है वाटर पोलो और एक होता है नेट बॉल। इन दोनों में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। रग्बी फुटबॉल की बात करें, रग्बी फुटबॉल में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में आपको कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। इनको भी आपने याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब समाप्त की गई थी? तो धारा 370 किस राज्य से जुड़ी हुई थी? जम्मू कश्मीर से, और इसे खत्म किया गया 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत की आर्थिक राजधानी कहां स्थित है? तो भारत की राजधानी है दिल्ली, आर्थिक राजधानी है मुंबई। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 में की जाती है, 30 जनवरी को। इसको भी आपने याद करना है, डेट सहित पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो हड़प्पा की खोज किसने करी, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा की खोज करते हैं दयाराम साहनी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में ये आता है। 2 फेमस स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी 1922 में, ठीक है। जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर है, जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर है। इसको भी आपने याद करना है। दोनों के दोनों वर्तमान पाकिस्तान में आते हैं। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत किन अभिक्रियाओं से बनती है? ओजोन ओजोन परत है इसका निर्माण किन रिएक्शन के कारण होता है? तो ओजोन जो परत है हमारी, ये इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा बनती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश की गति न्यूनतम किस माध्यम में होगी? तो प्रकाश की गति सबसे कम इनमें से किस मीडियम में होगी? ये होगी कांच में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे तेज होगी शून्य स्थान पे यानी वैक्यूम में, उसके बाद हवा में, उसके बाद पानी में, और सबसे कम होगी सॉलिड में। नेक्स्ट है हमारा, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? तो पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कॉनकेव लेंस की तरह। मेरु मज्जा मानव शरीर के कौन से अंग का हिस्सा है? तो जो मेड्यूला ओब्लांगेटा है ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो हमारी शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज। इस सीरीज का आज हमने 6ठा पार्ट यहाँ पे कवर किया, जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर देखा और कोशिश करी इनको डिटेल में कवर करने का। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।